पुरानी दिल्ली का जमुना रिसोर्ट जगमगाती लाइट से सजा हुआ था। रिसोर्ट के दरवाजे तक बुफे लगा हुआ था तो 2 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां लगी हुई थी। कारण था कोहली परिवार के बेटे और बेटी की शादी। बिल्कुल सही सुना आपने। आज कोहली परिवार के लिए डबल खुशी का दिन था और वो डबल खुशी शादी के अरेंजमेंट में साफ साफ दिख रही थी। किसी चीज में कोई कमी तो नहीं लग रही ना मोहन? अच्छे से खाना खाकर जाना। क्या खाऊंगा भाई, तूने तो ये धोखेबाजी कर दी। एक ही दिन अपनी बहू भी ला रहा है और बेटी भी विदा कर रहा है। अभी तूने 2 फंक्शन किए होते तो हमें भी तो 2 दिन खाने को मिलता। हमारी एक पार्टी तो खा गया तू। देख मोहन, अगर पहले बेटे की शादी करता और बहू आ जाती तो उसे अपनी ननद खटकती। दिन भर काम करने के बाद स्वीटी भी चिड़चिड़ापन महसूस करती और ऐसे में अगर वो ज्योति को कुछ कह देती तो मेरी बेटी तुरंत रो पड़ती और मैं अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकता। और अगर पहले मैं अपनी बेटी को विदा कर देता तो उसके गम से ही मैं ऐसा बिस्तर पकड़ता कि बहू लाने की सोच भी नहीं पाता। इसीलिए मैंने एक ही मुहूर्त पर दोनों की शादी करने की सोची। बस बस भाई, तू तो पूरी राम कथा बताने लग गया। मैं मजाक कर रहा था। अरे शादियों में ऐसा बंदोबस्त किया है जैसा कोई कर ही नहीं सकता। मुझे तो लग रहा है मानो आधा शहर तेरे फंक्शन में पहुंच गया है। एक तरफ मंडप में महेंद्र कोहली अपनी बहू स्वीटी को ला रहा था तो दूसरी तरफ अपनी बेटी ज्योति को विदा कर रहा था। तभी ज्योति की सास धीरे से अपने होने वाली बहू से कहती है, बहू ये दुपट्टा तूने कैसे लिया है? पूरा पेट दिख रहा है। स्टेज पर तो मैंने कुछ नहीं बोला पर अब फेरे शुरू होने वाले हैं। सभी बड़े बुजुर्ग आएंगे, नजर पड़ती है, अच्छा नहीं लगता। जी समधन जी, मेरी ज्योति तो खुद इन चीजों का ख्याल रखती है, पर आजकल के ये मेकअप आर्टिस्टों को आप जानती है ना, ऐसे कपड़े पहना देगी कोई क्या ही कहे। मैं 5 मिनट में दुपट्टा ठीक करके आती हूँ मम्मी, तुम सामने मंडप पर जाओ, मैं तो विदा हो रही हूँ। भाभी के साथ तुम्हारा रहना ज्यादा जरूरी है। यहाँ मैं सब देख लूंगी। कभी खुद की भी सोच लिया कर बेटा। ये कहकर मनीषा ज्योति के सर पर हाथ फेरकर अपने बेटे के मंडप में चली जाती है। अपनी सास के सिर्फ एक बार कहने भर से ही मंडप से उठकर ज्योति दुपट्टा ठीक करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। एक तरफ स्वीटी अपने हिसाब से गाउन पहनकर फेरों में बैठी हुई थी, दूसरी तरफ ज्योति का दुपट्टा तक ठीक करवाया जा रहा था। पर ज्योति इन चीजों पर ध्यान नहीं देती और अपने सास के मन की शांति और अपने घर वालों की खुशी के लिए ये भी कर देती है। फेरे अच्छी तरह संपन्न हो जाते हैं और ज्योति विदा होकर नवीन के घर आ जाती है। अगली सुबह, बाप रे बाप बहू, तेरी भाभी तो एक नंबर की मॉडल आई है। मॉडल क्या कहूं मैं, संस्कारहीन है। गलती तो समधन जी की है जो इतनी छूट दे रखी है। अभी इतनी छूट देगी, आगे जाकर पता नहीं क्या नाच नाचेगी तेरी भाभी। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर पर शुरू से ऐसा ही माहौल रहा है, जिसे जैसे रहना है वैसे रहो, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। इसी कारण तो आज तक मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। वो तो मैंने देख लिया बहू, काहे की जॉइंट फैमिली? शादी में खर्च तेरे पापा ने ही लगाया, तेरे चाचा ताऊ मदद करने भी नहीं आए। काहे की जॉइंट फैमिली? हाँ अच्छा ये सब छोड़, जब तेरे मायके वालों को ही नहीं फर्क पड़ रहा है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। वैसे साड़ी काफी सुंदर है बहू तेरी, और बांधी भी बड़े अच्छे से है। मुझे पता था मैं अपने ससुराल वालों के हिसाब से रहूंगी तो सब मुझे जरूर प्यार करेंगे। आखिर कर ही दी ना मम्मी जी ने तारीफ। रात को वो पेट दिखाने वाला इंसिडेंट अब मम्मी जी भूल जाएंगी। ज्योति अपनी सास से तारीफ सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और रसोई में जाकर आए हुए मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। तभी निधि रसोई में आती है। भाभी जी और बुआ जी के साथ जाने वाला राशन अच्छे से भर भर कर पैक कीजिएगा भाभी, वरना अगर ये 2 शख्स नाराज होंगे ना तो घर का माहौल जो इतना चहल पहल वाला बना हुआ है, इसमें 2 मिनट में ही अशांति फैल जाएगी। नहीं दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं बुआ जी और मामा जी के साथ जाने वाला नाश्ता भर भर कर पैक करूंगी। ज्योति सभी मेहमानों का नाश्ता पैक करती है और बाहर हॉल में लाकर रख देती है। 12 बजने वाले हैं। नवीन, स्टेशन पहुंचते पहुंचते 12:30 हो जाएंगे। 1 बजे की तो ट्रेन है। चल मुझे स्टेशन छोड़ दे। ज्योति फौरन झुककर अपनी चाची सास के पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है। अच्छे से जाइएगा चाची जी, ये आपके सफर का नाश्ता। ये सही है, ससुराल वालों के लिए छोटा पैकेट, मायके वालों के लिए बड़ा। काफी दोहरी अरेंजमेंट करवाई भाभी आपने। अरे गोमती, ये क्या कह रही है तू? ऐसी कोई बात नहीं है बहू, बड़ा वाला पैकेट दे दे गोमती को। तभी ज्योति की बुआ सास अपने नाश्ते का पैकेट लेने वहां आती है, पर दोनों बड़े पैकेट तो ऑलरेडी बच चुके थे। उसके लिए बड़ा पैकेट बचता नहीं और वहीं खड़े खड़े मच जाता है कलेश।
चार भाइयों की इकलौती बहन हूं मैं। भाभी फिर भी कभी इस घर में मेरी इज्जत नहीं हुई। आज बहू ने मेरे लिए बड़े नाश्ते का पैकेट पैक कर दिया तो क्या चला गया आपको? बताइए, बहू से लड़कर मेरे हिस्से का पैकेट लेकर बैठ गई आप, और आपकी प्यारी जेठानी ने दे भी दिया। बोलना तो नहीं चाहिए दीदी, अब वैसे भी यहाँ से सब कुछ ले जा चुकी हैं। हर बड़ी चीज पर सबसे पहले हाथ आप ही तो मारती आई है। इस बार मैंने मार लिया तो हजम नहीं हुआ आपको? वैसे ये मैंने शकुंतला भाभी के भाई के लिए पैक किया हुआ पैकेट लिया है, आपके हिस्से का नहीं। वाह वाह वाह, मतलब मायके वालों के लिए अलग पैकेट पैक हो रहा है, ससुराल वालों के लिए अलग। चुप हो जा पार्वती, क्यों अपना जी जला रही है? गलती तो उसकी है जिसने सभी के लिए अलग अलग तरह के पैकेट पैक कर दिए। पैकेट किसने बनाया? भाभी ने। और किसने क्या? भाभी, अगर आपको सभी को अलग अलग नाश्ता देना था तो छुपा कर देती। ऐसे खुले में पार्शियलिटी करेंगे तो एक दूसरे को बुरा लगेगा ही ना। ये कहकर निधि खुद को बचा लेती है और फंसा देती है अपनी प्यारी भाभी ज्योति को। इस चीज को नजरअंदाज कर ज्योति सारे पैकेट्स को फिर से रसोई में ले जाती है और ज्यादा क्वांटिटी में भरकर बाहर लाकर रख देती है। एक एक कर मेहमान नाश्ते के पैकेट्स लेकर विदा होते जाते हैं। सब चले गए, सिर्फ मैं बच गई। 8 बजे की ट्रेन है मेरी, अब मुझे भी निकलना चाहिए। जी चाची जी, ध्यान रखिएगा। आज तक तू ध्यान रख रही थी क्या मेरा? तू तो अपने पति को लेकर शहर आकर बस गई। बढ़िया ही ध्यान रखिएगा। चल मेरे नाश्ते का पैकेट निकाल, मैं निकलूं। शकुंतला डाइनिंग टेबल पर चेक करती है, वहां कोई पैकेट नहीं था। होता भी कैसे, सारे पैकेट्स तो खत्म हो चुके थे। अब अगर ज्यादा क्वांटिटी में सभी के लिए पैकेट पैक होंगे तो पैकेट गिनती में कम तो हो ही जाएंगे। अरे ज्योति, कहाँ रख दिए तूने नाश्ते के पैकेट? अभी प्रमिला चाची को पैकेट देना बाकी है, उनकी बहू को देना बाकी है। किसी के लिए बड़ा पैकेट पैक हो रहा था, किसी के लिए छोटा, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी ना मम्मी जी। तो मैंने सभी पैकेट्स में नाश्ते की क्वांटिटी इक्वल कर दी और शायद इसलिए नाश्ता खत्म हो गया। ये क्या बात हुई ज्योति? तुम्हें खुद समझना चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सामान पैक करोगी तो सभी को कैसा लगेगा। हमें तो सभी को देखना है ना, घर गृहस्थी संभालना बहू की जिम्मेदारी होती है। अब इतना भी तुम्हें मुझे ही बताना पड़ेगा, फिर तो हो गया। आपके लिए नाश्ता मैं होटल से पैक करवा दूंगा, चलिए देरी हो रही है। ज्योति ने तो सब कुछ ठीक करना चाहा, पर इसमें भी उसे 4 बातें सुननी पड़ जाती हैं। ये तो अभी शुरुआत थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। 4 दिन बाद वापस से ज्योति अपना नॉर्मल शेड्यूल शुरू करती है। जिम के कपड़े पहनकर जिम जाने के लिए निकलती है। घर से निकलने के लिए ज्योति जैसे ही दरवाजा खोलती है, कुंडी की आवाज से उसकी सास की नींद टूट जाती है और शकुंतला बाहर आकर खड़ी हो जाती है। अरे कौन घुस गया घर में? कौन हो? मम्मी जी, मैं हूँ। पीछे से देखकर आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ आपकी बहू, और कोई घुसा नहीं है, मैं जिम के लिए निकल रही हूँ। यह क्या बात हुई बहू? ये क्या तरीका है? तुमने मुझसे इस बारे में पूछा भी नहीं और सीधा जिम जाने के लिए निकल पड़ी। वो तो कुंडी की खटकाट से मेरी नींद खुल गई, वरना तो ऐसे ही जिम चली जाती और मैं तुझे यहाँ वहां ढूंढती रह जाती। नहीं मम्मी जी, मैंने नवीन जी को कह दिया था कि वो आपको बता दें। तो उसके कह देने भर से हो गया है? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने, ऐसे कसे हुए हैं? वहां लड़के भी तो होंगे, कितने चुस्त से कपड़े हैं। और तुम्हारी माँ कह रही थी तुम्हें बड़े संस्कार है। मम्मी जी, वो जिम में ज्यादा ढीले कपड़े नहीं पहन सकते ना, वरना यहाँ वहां अगर फंस गया और मशीन में अटक गया तो जान पर आ सकती है। बताओ, तो करने ही क्यों है तुम ऐसे काम? बेकार में इस जिम के चक्कर में तू अपनी नींद खराब करेगी। यहाँ मैं तुझे जल्दी उठने नहीं बोलती ताकि तेरी नींद पूरी हो सके, और तू खुद ही 6 बजे तैयार होकर जिम के लिए निकल रही। जिम जाने से कुछ नहीं होता। मेरी निधि को देख ले, कितना सुडौल शरीर है उसका। आज तक गई है क्या वो जिम? शादी के पहले की बात अलग है, तब तो तू कुछ काम भी नहीं करती होगी। यहाँ तो तुझे रसोई संभालनी है, रसोई संभाल लिया ढंग से तो उसी में तेरा जिम विम हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, नहीं जाती मैं जिम। अपनी सास की खुशी के लिए ज्योति जिम जाना छोड़ देती है। नाश्ता बनाते हुए ज्योति अपनी माँ को फोन लगाती है। 35,000 दिए थे मैंने मम्मी जिम में, वो पैसे तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। मैं कहती हूँ तुम भाभी को पूछ लो ना, अगर वो जिम चली जाए तो। वो तो पहले ही जिम में एडमिशन करवा चुकी है बेटा, फेरों की दूसरी सुबह ही वो तो जिम के लिए निकल गई। अच्छा, सही है, कोई बात नहीं। भाभी को जो करना है वो करे। मुझे तो मेरा ससुराल प्यारा है, मैं तो वही करूंगी जो ये मुझे कहेंगे। तो ठीक है बेटा, पर जरा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। डॉक्टर ने कहा था ना तुझे जिम करने को, कहीं तेरी कमर की प्रॉब्लम फिर से ना बढ़ जाए। ज्योति अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है।
समोसे बनाने के पहले अगर तुमने पूछ लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता ज्योति, क्योंकि मेरा मन दम आलू खाने का था, आलू भिंडी नहीं। मैं सुबह पूछने तो आई थी नवीन जी, पर आप शायद नींद में थे और आपने कहा कि जो मन है बना लो। ये क्या बात हुई भाभी? भैया ने कह दिया और आपने अपने मन की सब्जी बना भी ली? अरे 2-4 बार जब भैया से ना पूछा जाए तब तक वो अपने मन की नहीं कहते। ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगी। बाकी सब कुछ तो ठीक है ना मम्मी जी? बना हुआ खाना मिल गया, अब इसमें मैं क्या ही बुराई निकालूं, ठीक ही है जैसा है। अपने ससुराल वालों के हिसाब से एक एक चीज करते हुए ज्योति अपने ससुराल में दिन निकाल रही थी। एक दोपहर कपड़े धोते हुए उसके कमर का दर्द वापस से उखड़ जाता है। मेरी कमर। मम्मी ठीक कह रही थी, जिम छोड़ाने के असर देखना चालू भी हो गई, पर अगर जिम गई तो मम्मी जी को बुरा लगेगा। ज्योति डॉक्टर को कॉल लगाती है और वो उसे थेरेपी लेने की सलाह देते हैं। इस बार गलती ना करते हुए ज्योति अपनी सास के कमरे में जाती है और इस बारे में उनकी परमिशन लेती है। थेरेपी के लिए टाइट कपड़े भी नहीं होंगे मम्मी जी, और वहां लड़के भी नहीं होंगे, मैंने बात कर ली है। तो प्लीज मैं चले जाऊं मम्मी जी, मेरी कमर में दर्द ना होता तो मैं आपसे जिद नहीं करती। अब थेरेपी के लिए जाओगे इसका ये मतलब तो नहीं है कि घर का काम भूल जाओ। देखो सब कुछ वैसे ही चलना चाहिए बहू। जी मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे पता था अगर मैं मम्मी जी के मन की करूंगी तो वो कभी नाराज नहीं होगी। चलो आखिर में उन्होंने हामी भर ही दी। लोग बेकार में ना ससुराल वालों को दोष देते। काश मेरी भाभी भी मेरे मायके में ऐसा ही कर रही होती, पर नहीं, उन्हें तो अपनी मन की चलानी है। अगली सुबह से ज्योति थेरेपी जाना शुरू कर देती है और 9:30 बजे तक अपने घर वापस लौट आती है। अब जल्दी से सभी का नाश्ता तैयार कर देती हूँ। 1 घंटे में ही ज्योति नाश्ता तैयार कर लेती है। आज तो मम्मी जी खाने के साथ साथ मेरी तारीफों की पूल बांधने वाली है। 1 घंटे में कौन सभी के लिए इतनी वैरायटी का खाना तैयार कर लेता है। कसम से ज्योति, तू तो है बड़ी टैलेंटेड। ज्योति गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर लगाती है, जिसे देखते ही तारीफ ना होकर बुराइयां शुरू हो जाती है। आप जाकर खाना तैयार हुआ बहू, अब तो तेरे पापा जी के निकलने का वक्त हो गया। इतनी हड़बड़ी में वो ऐसी खौलती सब्जी खाएंगे तो उनका मुंह नहीं जल जाएगा। मैंने तुझे थेरेपी पर जाने के लिए अलाउ कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू इस तरह का काम करेगी। ये कोई वक्त है नाश्ता देने का? अभी अगर निधि को अपनी सहेलियों के साथ निकलना होता तो वो तो पहले ही नाश्ता ढूंढती। जी मम्मी जी, मेरी ही गलती हो गई। वो ज्योति जो हमेशा खुद में ही गलतियां निकालती थी और उन्हें सुधारने की कोशिश करती थी, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसकी कोशिशों के बाद भी उसके ससुराल वाले उससे खुश नहीं होने वाले। वो बड़ा उदास महसूस कर रही थी। तभी उसकी माँ का फोन आता है। भाभी कैसी है मम्मी? मतलब घर पर एडजस्ट हो पा रही है क्या ठीक से? एडजस्ट तो पता नहीं बेटा, उसने तो आते ही 4 नौकर रखवा लिए। आए दिन घर से बाहर रहती है या फिर अपने मायके में, और अगर हम कुछ बोल दे तो उल्टा जवाब देती है या कुछ कहती नहीं। मतलब कि भाभी वहां खुश है? लगता तो नहीं बेटा, वो तो आए दिन अपनी किस्मत को रोती रहती है। सीधा इंसान कहीं खुश है ही नहीं मम्मी। यहां मैं अपने ससुराल वालों के लिए अपना मन मारकर उनके मुताबिक चलने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी वो खुश नहीं होते। और तुम लोग भाभी को इतनी छूट दे रहे हो, उसके बाद भी भाभी तुम लोगों की इज्जत नहीं करती। अगली सुबह 4 बजे उठकर ज्योति सभी के लिए नाश्ता बना देती है, थर्मस में चाय भरकर रख देती है और फिर जाती है थेरेपी क्लास के लिए। 9:30 बजे थेरेपी से लौटकर ज्योति जब घर आती है तो देखती है अभी तक किसी ने खुद से नाश्ता तक नहीं लिया। कल तो मम्मी जी ऐसे कह रही थी जैसे यहां 8 बजे तक सब खा लेते हैं। 9:30 बज रहे हैं। दीदी को तो अपनी सहेलियों के साथ जाना होता है, फिर उन्होंने क्यों नहीं किया नाश्ता? क्योंकि मैं नहीं थी परोसने के लिए। गलती मेरी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी बन रही थी मैं। फटाफट नाश्ता गरम करके ज्योति टेबल पर लगाती है। नाश्ता बना कर गई थी मैं मम्मी जी, किसी ने लिया नहीं। बना हुआ खाना तुम्हारे घर में कोई खाना नहीं चाहता बहू, और तू चाय थर्मस में भरकर चली गई। यह क्या बात हुई? बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी, गलती मेरी ही थी जो मैं चाय नाश्ता बना कर गई थी। कल से मैं थेरेपी में जाने से पहले या थेरेपी से आने के बाद नाश्ता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे शरीर को भी तो आराम चाहिए। नाश्ता आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा या बनवा लीजिएगा। कैसी बात कर रही है तुम मम्मी से ज्योति? जैसी बात मुझे शादी के दूसरे दिन ही कर देनी चाहिए थी नवीन। घर में दीदी के लिए सोने के गहने बनवाने की राय देती हूँ तो मम्मी जी कहती हैं मैं अपनी ननद की शादी करके उससे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, और मम्मी जी की ही सुनकर मैं इस प्लान को अगर चेंज कर देती हूँ तो मम्मी जी कहती है मैं अपनी ननद पर 2 पैसे खर्च नहीं करना चाहती। इसका तो यही मतलब हुआ ना
मैं जितना सहूंगी उतना ही ज्यादा मुझ पर और जुल्म किया जाएगा। अब मैं ये जुल्म नहीं सहने वाली। यहाँ खुद के लिए ज्योति बोलना शुरू करती है उसके मायके में उसके पेरेंट्स। स्वीटी बहू, मैं क्या कह रही थी कि तुम मायके जा रही है ना, तो तू वहीं रह जाना। यहाँ तो तुम्हें कुछ भी मिल जाए तो तुम्हें वो मजा नहीं आता जो तुम्हें तुम्हारे मायके में आता है। तो ये महीने में 4 दिन तुम जो ससुराल में रहकर खुद को स्ट्रेस देती हो, वो अब देने की जरूरत नहीं है बेटा, मायके में ही रहो तुम। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? वही बेटा जो मुझे तुम्हारे लक्षण देखकर मंडप पर ही कह देना चाहिए था, पर मैंने कहा नहीं ना, सो गलती हो गई मेरी। समाज को दिखाकर 4 दिन ससुराल में आकर जो तुम मेरे बेटे की सैलरी लेकर जाती हो, वो अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मनीषा की बोली सुनकर स्वीटी हक्की बक्की रह जाती है, तो वहां ज्योति की बोली सुनकर उसके ससुराल वाले, दोनों ही घर में अब तक अपना राज चला रहे लोग समझ जाते हैं कि सहने वाले की भी बोली होती है। जैसे ही मनीषा और ज्योति अपने पर आती है, दोनों ही घरों की गाड़ी ट्रैक पर आ जाती है। सपना अपने सास ससुर की इकलौती बहू थी और सपना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई थी, जिस वजह से उसकी खुशी भी कुछ अधूरी अधूरी सी थी। अब सपना की सास कुसुम की भी सब्र का बांध टूटते जा रहा था। ऐसे ही एक दिन कुसुम की पड़ोसन आकर उसके कान भरने लगती है। अरे कुसुम बहन, तुम्हारा मन नहीं करता क्या अपने नाती पोते को खिलाने का? अरे अब बच्चा नहीं होगा तो कब होगा? अपनी बहू को बोलो बच्चे के बारे में सोचे थोड़ा। बहन, अब तो मेरी उम्मीद ही छूटती जा रही है। पहले तो बहू बोलती थी अभी हमें थोड़ा समय चाहिए। पता नहीं आजकल के बच्चों को और कितना समय चाहिए। बुरा मत मानना कुसुम बहन, पर सारी गलती तुम्हारी है। तुमने अपनी बहू को बहू समझा नहीं, बेटी की तरह सर पर चढ़ा लिया। बेटी हो या बहू, ज्यादा सर पर चढ़ाओगी तो नाचेगी ही। और मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू में ही कमी है, वरना और कितना टाइम चाहिए उसे। अरे 5 साल कोई कम नहीं होता। बाकी ये तो तुम्हारे घर का मामला है, हम तो बाहर वाले हैं, क्या ही बोल सकते हैं। इतना बोलकर कुसुम की पड़ोसन वहां से चली जाती है, पर वो कुसुम के घर में आग लगा देती है। अब कुसुम के भी दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि कमी उसकी बहू में ही है। अब क्या था, अब जो कुसुम अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती थी, वही सास अपनी बहू को ताने देना शुरू कर देती है। बहू, तेरी माँ ने तेरी परवरिश बहुत अच्छी करी है, तभी तो पिछले 5 साल से तू मुझे बेवकूफ बनाती आ रही है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुझ में इतनी बड़ी कमी है, तूने अपनी कमी छुपाई मुझसे और मुझसे झूठ कहती रही कि अभी तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, जबकि तुम्हें बच्चा हो ही नहीं रहा। सच सच बताओ, तुम माँ नहीं बन सकती ना? सपना के पास कुसुम की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। बेचारी सपना रोती हुई वहां से चली जाती है और रात में जब विक्रम घर आता है तो सपना उसे सारी बात बताती है। विक्रम, कमी मुझ में ही है। अब ये बात हम दोनों के सिवा माँ जी को भी पता चल गया है। आखिर और कब तक हम माँ जी से झूठ कहेंगे? सपना, हम ये सच्चाई पूरी दुनिया से तब तक छुपाएंगे जब तक हमसे बन पड़ेगा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम रोना बंद कर दो। पर विक्रम, अभी मुझे माँ बनना है, मुझे भी बच्चा चाहिए। मैं अब और लोगों के ताने नहीं सुन सकती। आखिर मेरी गोद कब तक खाली रहेगी? सपना, हमारा भी बच्चा होगा, तुम रोना बंद करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? विक्रम सपना को दिलासा तो दे देता है, पर वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उनकी जिंदगी में बच्चे का सुख नहीं है, क्योंकि उनके लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बच्चे का सुख मिल नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर कुसुम के ताने भी बढ़ते जाते हैं। अब तो कुसुम विक्रम की दूसरी शादी करने की बात भी घर में छेड़ देती है। देख सपना बहू, मैंने तुझे बहुत समय दे दिया और अब मैं समझ चुकी हूँ कि तू इस घर को वारिस नहीं दे सकती, क्योंकि कमी तो तुझ में ही है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। कुसुम सपना से ये सारी बात बोल रही थी, तभी वहां विक्रम आ जाता है और अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर आज पहली बार विक्रम अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता है। बस करो माँ, आपने ये क्या रट लगा रखी है? बहू, कमी तुझ में है? मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूँ हमें औलाद का सुख नहीं मिल रहा, पर यह नहीं है कि हम कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से मेरी दूसरी शादी करने की बात करने की? बस अब यही दिन देखने को रह गए थे।
तू अपनी बीवी का ऐसा गुलाम हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। अरे जब मैंने तेरी बीवी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी तो ये मुझे मेरे पोते के सुख से वंचित क्यों रख रही है। पर अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अगर आने वाले 6 महीने के अंदर बहू गर्भवती नहीं होती तो मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुसुम भी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब विक्रम और सपना को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, जिसके बाद विक्रम सरोगेसी की मदद लेने के बारे में सोचता है। सपना, तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और माँ को बच्चा भी चाहिए। ठीक है, अब हम सरोगेसी का सहारा लेंगे, चाहे इसमें कितने ही पैसे क्यों ना लगे। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा और माँ से ये खबर छुपा के रखनी होगी। अगर माँ को पता चला तो घर में एक नया बवाल उठ जाएगा। क्या सरोगेसी? पर ये सब होगा कैसे? और अगर माँ को पता चल गया कि हमने उन्हें एक बार फिर से धोखा दिया है तो वो टूट जाएंगी। सपना, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी में भी कमी थी, बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने भी सरोगेसी की मदद ली थी। मैं उससे बात करूंगा, देखना हमारी सारी परेशानी हल हो जाएगी। अब क्या था, विक्रम सरोगेसी की मदद लेता है और सपना भी अपनी सास से सारा सच छुपा लेती है और वो दोनों किसी काम का बहाना देकर कुसुम से दूर हो जाते हैं, जहां वो सरोगेसी के लिए सबसे पहले एक औरत को ढूंढते हैं। विक्रम बाहर शहर जाकर सारा इंतजाम कर लेता है, पर उससे पहले सपना की मुलाकात हॉस्पिटल में उसकी दोस्त अंजलि से हो जाती है। अरे सपना, तू यहाँ कब आई और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और तू इस अस्पताल में कोई खुशखबरी है क्या? नहीं अंजलि, भगवान चाहता ही नहीं कि मुझे ये खुशी मिले, तभी तो रोज हॉस्पिटल आती हूँ और निराश होकर चली जाती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताना। अंजलि, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कमी मुझ में है। और ये बात मेरी सास को पता चल गई। जब उन्हें पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती तो उनका रवैया ही बदल गया। वो मुझे ताने देने लगी और अब बात इस हद तक बढ़ गई कि वो विक्रम जी की दूसरी शादी करवाना चाहती है। पर विक्रम जी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं और इसीलिए हम दोनों ने सरोगेसी का फैसला लिया है। बस इसीलिए मैं यहाँ हूँ। सरोगेसी? पर सपना, तुझे ये बात कब पता चली कि तुझ में कमी है? तू भी ना अंजलि, खुद माँ बनने वाली है और मुझसे ऐसे सवाल कर रही है। अरे मेरी शादी को 5 साल हो गए पर अब तक मेरा बच्चा नहीं हुआ, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि कमी मुझ में है। सपना, तू किस दुनिया में है? जरूरी नहीं कि कमी औरतों में ही हो, क्या पता तेरे पति में कमी हो। बिना टेस्ट करवाए तो ये फैसला कैसे ले सकती है कि कमी तुझ में है? और सरोगेसी का तो इतना बड़ा डिसीजन ले रही है। मेरी मान तो एक बार तू अपना और अपने पति का टेस्ट करवा और डॉक्टर से कंसल्ट कर। अंजलि के समझाने पर सपना इस बारे में विक्रम से बात करती है। विक्रम को भी सपना की बातें सही लगती है और वो अगले ही दिन अपना और सपना का टेस्ट करवाता है, जिसके बाद विक्रम को पता चलता है कि कमी सपना में नहीं बल्कि उसमें है। सपना, अच्छा हुआ जो मैंने अपना टेस्ट करवाया और मुझे पता चल गया कि कमी तुझ में नहीं मुझ में है। मेरी वजह से तुम्हें कितने ताने सुनने पड़े, कितनी जिल्लतें उठानी पड़ी, पर अब बस मैं घर में सबको बता दूंगा कि कमी तुझ में नहीं मुझ में है। फिर देखता हूँ माँ कैसे मेरी दूसरी शादी करवाती है और अब तुम्हें कभी किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। विक्रम, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि जो ताने मैंने सुने हैं या जिस दौर से मैं गुजरी हूँ मैं वो तुम्हें झेलने भी दूंगी? जब सबको यही लगता था कि कमी मुझ में है तब सब मुझे ताने देते थे और तुमसे दूर करने पर तुले थे, पर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी ये कमी मैं सबको बताऊंगी या तुम्हें बताने दूंगी और इस समय में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? पर सपना, सच तो यही है ना कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और माँ को ये बात बताना जरूरी है। विक्रम, जैसे आपने मेरी कमी माँ जी से छुपाई और मेरा साथ दिया, वैसे अब मेरी बारी है कि मैं आपकी इस कमी के बारे में माँ जी को कुछ ना बताऊं और आपका साथ दूं। हमने जो डिसाइड किया है वही सही है, हमारा प्लान वैसे ही चलेगा। हम माँ जी को कुछ नहीं बताएंगे और डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज कराएंगे ताकि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकूं। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जब सपना और विक्रम को ये पता चलता है कि विक्रम कभी बाप नहीं बन सकता, कमी उसी में है, तो सपना विक्रम का साथ देती है और डॉक्टर से मुलाकात करती है। काफ़ी दवाई और डॉक्टर की सलाह से आखिरकार वो दिन आता है जब सपना प्रेग्नेंट होती है और सपना ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी सास को देती है। माँ जी, मैं और विक्रम जी कल ही घर वापस आ रहे हैं, पर अब आपको मेरा ख्याल रखना होगा। तू तो ऐसे बोल रही है बहू जैसे तू गर्भवती है। मैं भी कौन सी बात लेकर बैठ गई, उस औरत से कह रही हूँ जो कभी माँ ही नहीं बन सकती।
माँ जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है तो फिर तो आप मेरी देखभाल करेंगी ना? क्या? ये खुशखबरी सुनकर मानो जैसे कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी के मारे झूम उठती है और अपनी बहू से कहती है, अगर ये सच है बहू, तो मैं तेरे गुलाम बनने के लिए भी राजी हूँ। अब तो तू बस जल्दी से आ जा। ये खबर सुनने के बाद कुसुम की सारी नाराजगी भी खत्म हो जाती है और एक छोटी सी खबर और डॉक्टर की सहायता से सपना की जिंदगी में जो उदासी छाई थी वो खत्म हो जाती है और बहुत जल्द उनके घर में भी नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंज उठती है। कौशल्या और मिहिर की शादी को काफी समय हो गया है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उनका एक बेटा भी है, कबीर। लेकिन कुछ समय से कौशल्या की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और वो वक्त से पहले ही चल बसी। मिहिर ने नैना से शादी कर ली। नैना, ये हमारा बेटा है कबीर, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। आप चिंता मत करो, आज से कबीर मेरी जिम्मेदारी है। नैना ने कबीर को अपने बेटे के रूप में अपना लिया और बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद मिहिर भी चल बसा। अब कबीर की सारी जिम्मेदारी नैना के कंधों पर आ गई। उसने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया। माँ, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है जो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। आज से आपके सारे काम बंद, अब आप सिर्फ आराम करोगी। अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते। कबीर ने कुछ दिनों बाद सिमरन नाम की एक लड़की से शादी कर ली। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में सिमरन अपने रंग दिखाने लगी। माँ, जब से मेरी शादी हुई है आपने तो घर का सारा काम त्याग ही दिया है। हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती हो। ये नहीं कि घर के कामों में मेरी थोड़ी मदद कर दिया करो। अरे बताओ बहू, क्या काम है? अभी कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, तो आज का खाना आप बना लो, मैं बहुत थक गई हूँ। माँ जी, खाना बनाने के बाद घर की साफ़ सफाई भी अच्छी तरह से कर लेना। और हाँ, शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं तो आप बाज़ार जाकर उनके लिए कुछ ले आना। ठीक है बहू, जो भी मंगवाना है उसकी लिस्ट बनाकर दे दो। सिमरन की बात सुनकर नैना खाना बनाने में लग गई। अब इसी तरह से सिमरन ने रोज़ ऐसे ही अपनी सास से काम करवाना शुरू कर दिया। अब नैना अकेले ही सारे घर का काम करने लगी। कुछ समय बाद सिमरन ने एक बेटे को जन्म दिया। कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल मेरे कबीर पर गया है। इसका नाम सिद्धार्थ रखेंगे। नैना सिद्धार्थ को बहुत प्यार करती है और उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती। सिद्धार्थ अब स्कूल जाने लगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी दादी के साथ बिताने लगा। लेकिन ये बात सिमरन को पसंद नहीं थी। वो सोचने लगी, आखिर कैसे इस बुढ़िया को अपने पति और बेटे की ज़िंदगी से दूर करूं। पहले तो इसने मेरे पति को ही अपने वश में कर रखा था, अब मेरे बेटे पर भी इसने अपना जादू चला दिया। अब धीरे धीरे सिमरन ने अपनी सास पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो नैना से काम भी करवाती और उसे ताने भी सुनाती। एक दिन नैना चाय बना रही थी कि तभी उसमें उबाल आया और चाय बर्तन से निकल गई। ये सब देखकर सिमरन ने अपनी सास को सुनाना शुरू कर दिया। माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? आपसे एक करने को बोलो तो आप 10 काम बिगाड़ती हो। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब आपसे पीछा छूटेगा। जौंक की तरह चिपट गई हो आप इस घर से। सिमरन इसी तरह से बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर चली गई कि तभी वहां पर कबीर आ गया। अपनी बीवी को इस तरह गुस्से में देखकर कबीर ने पूछा, क्या हुआ सिमरन, आज क्या नई बात हो गई? इतने गुस्से में क्यों हो? देखो, आज मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ, आप अपनी माँ या मुझ में से किसी एक को चुन लो। या तो अपनी माँ को घर से निकाल दो या फिर मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। सिमरन, तुम्हें माँ से क्या परेशानी है? मैं उन्हें कहाँ छोड़ कर आऊँ, तुम ही बताओ। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। पता नहीं क्यों आप इनकी इतनी फिक्र करते हो। अरे कौन सी ये आपकी सगी माँ है? सौतेली माँ है ये आपकी, समझे? सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। आपको दिखाई नहीं देता क्या किस तरह से धीरे धीरे ये हमारे बेटे को हमसे अलग कर रही है? तुम ठीक कह रही हो सिमरन। मैं माँ को किसी तीर्थ स्थल भेज देता हूँ जहाँ वो आराम से रहे और आजीवन प्रभु की सेवा में लगे रहे। कबीर का दिल अपनी बीवी की बातें मानने को तैयार नहीं था, लेकिन
फिर भी उसके दिमाग ने सिमरन की बात सुनी और उसने अपनी माँ को खुद से अलग करने का फैसला कर लिया। ये बात जब सिद्धार्थ को पता चली तो वो दुखी रहने लगा। एक दिन उसके दोस्त मनीष ने उससे कहा, सिद्धार्थ, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो, खेलने भी नहीं आते। मनीष, मेरे मम्मी पापा मेरी दादी को घर से निकालने वाले हैं। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने ही पाला है मुझे। मेरी माँ उनसे सारे घर का काम करवाती है और कोई गलती हो जाती है तो डांटने लगती है। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मेरी माँ सौतेली बहू है, शायद इसीलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन मेरी दादी ने तो हमें कभी भी सौतेला नहीं समझा। सिद्धार्थ, तेरे मम्मी पापा को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुझे याद है हमने अपने स्कूल में एक हॉरर प्ले किया था? वैसा ही एक प्ले हम तेरे घर पर करते हैं और भूत का कैरेक्टर करेंगे तेरे दादाजी। मैं अपने बाकी दोस्तों को सारे नाटक के बारे में समझा दूंगा। बस रात को तू अपने घर का दरवाज़ा चुपके से खोल देना। सिद्धार्थ और मनीष ने सारी प्लानिंग कर ली, लेकिन जैसे ही रात हुई तो जोरों की बारिश के साथ आंधी तूफान आना शुरू हो गया। मनीष सोचने लगा, लगता है आज कोई दोस्त घर पर नहीं आएंगे। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, मैं सोने चला जाता हूँ। सिद्धार्थ ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर की लाइट चली गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर सबकी लाइट आ रही थी, बस उसी के घर की लाइट गई हुई थी। अचानक से सिद्धार्थ को अपने माँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, हमें कोई है, कोई तो हमारी मदद करो। सिद्धार्थ ने अपने माँ पापा के कमरे में जाकर देखा तो वो हैरान हो गया। खिड़की दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। उसके मम्मी पापा जिस बेड पर बैठे थे वो बेड हवा में झूल रहा था। ऐसा लग रहा था कि तूफान घर के बाहर नहीं बल्कि कमरे के अंदर आया हुआ हो। तभी तेज़ रोशनी के साथ एक आदमी और औरत वहाँ गए। दोनों दिखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। उन्हें देखकर कबीर डर से कांपते हुए बोला, पापा माँ, आप दोनों तो मर चुके हो, फिर यहाँ कैसे? हम तुझे और तेरी बीवी को जान से मारने आए हैं। क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा बेटा बिगाड़ दिया, उसे अपनी तरह स्वार्थी बना दिया। इसके बाद भी तू पूछ रही है कि तूने क्या किया? कबीर, तू मेरी नैना को घर से निकालना चाहता है, यही बदला चुकाएगा तो उसके एहसानों का। तू और तेरे जैसे पापियों की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। चल हमारे साथ। देखिए, आप दोनों को तो मैं जानती तक नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगर आपको लेकर ही जाना है तो अपने बेटे को लेकर चले जाओ। देखा नालायक, देख तू अपनी इस धोखेबाज बीवी के लिए उस नेक औरत को छोड़ रहा है जिसने तुझे अपने सगे बेटे की तरफ पाला। वो जवानी में ही विधवा हो गई थी। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन तेरी वजह से उसने शादी नहीं की। जब तुझे उसकी ज़रूरत थी तो उसने तुझे नहीं छोड़ा, लेकिन अब जब उसे तेरी ज़रूरत है तो तू अपनी बीवी के कहने पर उसे छोड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं सिमरन की बातों में आ गया। मैं अभी माँ से माफ़ी मांग लेता हूँ। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी अपनी सास को परेशान नहीं करूँगी। कबीर और सिमरन उसी समय नैना से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बहुत खुश था कि आखिरकार उसके घर में सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठा और मनीष के लिए बहुत सारी चॉकलेट खरीदकर उसके पास गया और उसे थैंक यू कहने लगा। मनीष, थैंक्स यार, क्या एक्टिंग की तूने। मेरे मम्मी पापा तो अभी भी डरे हुए बैठे हैं। लेकिन ये बता, तूने लास्ट टाइम में प्लान क्यों चेंज किया? हमने तो सिर्फ दादाजी के भूत को बुलाने की बात की थी, तूने तो दादी जी के भूत को भी बुला लिया। मुझे तो लगा था कि इतनी बारिश में तू आएगा भी नहीं। मैंने तो अपने घर का दरवाज़ा भी नहीं खोला था। तू और तेरे दोस्त अंदर कैसे आए? क्या बात कर रहा है सिद्धार्थ? हम तो तेरे घर पर गए ही नहीं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, तो मैं आया ही नहीं। ना किसी और दोस्त को इस बारे में कुछ पता है। आज ही बुलाया है मैंने सभी को। सिद्धार्थ मनीष की बात सुनकर हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि रात को उसके घर में हुआ क्या था। वो सब सच था या सपना? लेकिन कुछ भी हो,
उसके माँ बाप तो सुधर गए। ये कहानी शुरू होती है गायत्री के घर से। गायत्री अपने 2 बेटे, 2 बहू, पति और नातिन के साथ बड़े खुशी से रह रही थी। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन गायत्री अपने स्वर्गवासी माँ को अभी भी बहुत याद करती थी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी। गायत्री की माँ ने दिए हुए कुछ चीज़ों में से अब गायत्री के पास सिर्फ माँ की आखिरी निशानी कुकर ही बचा था। गायत्री को उस कुकर से बेहद लगाव था। हाय राम, सुबह हो गई, घर में 2 बहू हैं लेकिन अभी तक चाय नसीब नहीं है। अरे कोई सुन रहा हो तो इस बूढ़ी को चाय बना दो। अब माँ जी माफ़ कर देना, आज देर हो गई। वो क्या है ना, आज दूध वाले ने दूध लाने में बड़ी देर कर दी। अभी बना कर लाती हूँ। ठीक है, अभी बना दो जल्दी से चाय। वैसे आज खाने में क्या बन रहा है? अभी सोचा नहीं है माँ जी, एक बार नाश्ता बना लेती हूँ, फिर आप बता देना आपकी पसंद का कुछ। हाँ तो लौकी बना देना। अब नहीं माँ जी, अभी लौकी तो नहीं है घर में। आलू है, मटर डालकर बना दूँ? तुम हर रोज पूछती मुझे हो और आखिर में तुम्हारी पसंद का ही बनाती हो। कल से तुम मुझे पूछना ही मत। हर रोज़ गायत्री की बेवजह डांट सुनना जैसे दोनों बहुओं की आदत हो गई थी। अब वो भी गायत्री की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। आज लौकी नहीं है, नहीं तो मैं लौकी ही बना देती। लेकिन माँ जी शाम को पक्का आपकी पसंद का कुछ बनाऊंगी। चाहे तो आप बाज़ार से खुद ताज़ी सब्ज़ी लेकर आना, नहीं तो मुझे बता देना आपको कौन सी सब्ज़ी चाहिए। वैसे भी मुझे मार्केट तो जाना ही है। क्या तुझे क्यों मार्केट जाना है बहू? कुछ खास नहीं माँ जी, वो सिया का पेट बिगड़ गया है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है और आते वक्त ना कुछ घर की ज़रूरत का सामान भी लाना है। अरे अपनी बेटी का ज़रा ध्यान रखा कर, कुछ भी खिलाती पिलाती रहती है। देख कैसे बेचारी का पेट बिगड़ गया। वैसे लाना क्या है? घर की ज़रूरत का सामान तो घर में सब कुछ है। कुछ बर्तन लाने हैं माँ जी। बर्तन? कौन से बर्तन? मुझे घर के लिए नया कुकर लाना है। बड़ी हिम्मत जुटाकर गायत्री की आंखों में आंखें डालकर नेहा कहती है और बस गायत्री का मुंह सुबह सुबह चप्पट 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 शुरू हो जाता है। अरे अब कुकर क्यों लाना है बहू तुम्हें? हमारे घर में तो कुकर है, बस फिजूल के खर्चे करने होते हैं तुम्हें। मेरा बेटा बड़ी मेहनत से कमाता है और तुम बस उड़ाती रहो पैसे। माँ जी मुझे आपके साथ झगड़ा नहीं करना है और ना ही बहस करनी है। मुझे बस आज कुकर लाना है तो लाना है, और क्यों लाना है ये वजह आप जानती हैं। खैर अब आप मानती नहीं हो कि आपकी माँ ने दिया हुआ बरसों पुराना फटीचर कुकर अब पुराना हो चुका है। आप चाहे तो उसे अपने कमरे में संभाल कर रख देना या फिर चाहे तो हॉल में रख देना, लेकिन उस पुराने कुकर में अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, फिर चाहे जो हो जाए। नहीं बनाओगी? क्या मतलब? तुम्हें इस कुकर में ही खाना बनाना पड़ेगा, फिर चाहे जैसे भी बना लो। एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा ना माँ जी मुझसे नहीं होगा। आपके पति ने उस कुकर में पका हुआ खाना खा लिया, आपके बेटे भी खा रहे हैं, हमने भी खा लिया, लेकिन आपका कुकर सालों पुराना हो गया है। उसमें आलू उबालो तो पकते नहीं, दाल चावल तो पूरे कुकर से बाहर आ जाते हैं। कल बनाई हुई दाल खाकर सिया बीमार पड़ गई है। जब तक मुझे दिक्कत थी, मुझे तकलीफ हो रही थी, तो मैं आपकी भावनाओं का ख्याल रख के सब कुछ सह लेती थी, लेकिन अब बस मैं अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देख सकती। मैं अपने किचन में कोई नया कुकर लाने नहीं दूंगी। खाना बनेगा तो मेरी माँ ने दिए हुए कुकर में ही बनेगा, नहीं तो आज घर में खाना नहीं बनेगा। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। हाय राम, क्या ज़माना आ गया है। मैं सीधी तरह से नया कुकर खरीदने के लिए नहीं मान रही हूँ तो मेरी माँ ने दिया हुआ मेरा प्यारा कुकर गिराया जा रहा है। लगता है तोड़ने फोड़ने का इरादा है। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया माँ जी, वो ना मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अपने लिए नींबू पानी बनाने आई थी और भाभी ने ये कुकर किचन पर ही रखा था। गलती से मेरा हाथ लग गया और कुकर गिर गया, लेकिन गिरने के बाद भी ये कुकर टूटा नहीं है। वैसे अच्छा होता अगर टूट जाता तो। मेरे पेट दर्द की यही तो वजह है। अरे क्या हुआ मिताली, तुम्हारा पेट दर्द कैसे कर रहा है? क्या बताऊं दीदी, आपने तो देखा ही, कल कुकर में दाल बिल्कुल भी पकी हुई नहीं थी और ये कुकर तो स्वर्ग से उतरा है। हम इस कुकर में बना हुआ खाना फेंक नहीं सकते, फिर चाहे वो कैसा भी हो, और हम नया कुकर खरीद भी नहीं सकते। हम तो बड़े गरीब है ना, हमें तो पुराना फटीचर कुकर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी सासू माँ का हुक्म जो है, फिर चाहे दर्द से कोई मर ही क्यों ना जाए, लेकिन खाना इसी कुकर में बनेगा। हाय हाय, ये पेट दर्द भी ना आए माँ, मैं मर जाऊंगी। नेहा को गुस्सा आ जाता है। माँ जी की तरफ देखकर कहती है, तुम रहने दो मिताली, मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए नींबू पानी। वैसे भी सिया के पेट में भी दर्द है, उसके लिए भी बनाना है नींबू पानी। और तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों अस्पताल जाते हैं, मुझे सिया को भी ले जाना है। थैंक यू दीदी, और डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा, नहीं तो मैं दर्द से मर जाऊंगी।
आप बच गई, कल आपका उपवास था ना, नहीं तो आपका भी यही हाल होता। दीदी आप नींबू पानी प्लीज़ मेरे कमरे में ला कर देना, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ हाँ जाओ तुम आराम करो। मिताली अपनी सास की तरफ मुंह मोड़ के अपने कमरे में चली जाती है। नेहा उसके लिए और सिया के लिए नींबू पानी कमरे में ले जाती है। गायत्री नीचे पड़े हुए कुकर को उठाकर अपने पल्लू से साफ करती है और प्यार से देखते हुए उसे सही जगह पर रख देती है। इस पुराने कुकर के झगड़े में 2-3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन गायत्री घर में नया कुकर लाने के लिए मानती ही नहीं। वो अपने 2 पड़ोसी सहेलियों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाने का सोचती है। नेहा बहू, मिताली बहू, कल मेरी 2 सहेलियां घर पर खाना खाने के लिए आने वाली है, तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों कुछ बढ़िया सा उनके लिए बना देना। माँ जी खाना तो मैं यूं बना दूँ, लेकिन कुछ ऐसा बनाने के लिए कहना जिसमें कुकर का इस्तेमाल ना हो। अगर आपकी माँ ने दिए हुए पुराने कुकर में कुछ बनाना हो तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, मैं कभी भी तुम्हें खाना बनाने के लिए कहूँ तो तुम दोनों कुकर की शिकायत करने लग जाती हो। मेरी सहेलियों के लिए तुम्हें खाना नहीं बनाना तो साफ साफ कह दो। इस तरह कुकर का बहाना बनाने की क्या ज़रूरत है? माँ जी आप हमारी माँ की तरह हो, हम भी आपका काम टालना नहीं चाहते, लेकिन आप हमें समझने की कभी कोशिश ही नहीं करती हो। माना कि इस कुकर के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए आपकी शादी को 35 साल हो गए हैं, और इस कुकर को भी। ये कुकर कितना पुराना हो गया है, इस पर कुछ भी ठीक से नहीं बनता। आपकी ज़िद की वजह से पापा जी, भैया और ये तीनों भी ठीक से खाना नहीं खाते। और तो और हम कुकर फटने की घटनाएं कई जगह देखते हैं, सुनते हैं। हमें इस कुकर में कुछ भी बनाना हो तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। न जाने कब हमें इस कुकर से छुटकारा मिलेगा। मुझे तुम्हारी बकवास या फिर फिजूल की सलाह सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाके चुपचाप अपना काम करो। और रही बात खाना ठीक से बनने या ना बनने की, तो अगर गृहिणी के हाथ में स्वाद हो ना तो खाना कैसे भी बना लो ठीक से ही बन जाता है। तुम दोनों से होगा तो बता दो, वरना मुझे मेरी सहेलियों के लिए खाना बनाना आता है। बहू को आदेश देकर गायत्री जी वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन दोनों बहुएं चिंतित हो जाती हैं और घर में नया कुकर आए इसलिए कुछ योजना बनाने के बारे में सोचने लगती हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। शाम के समय डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाने आ जाओ, मैंने आज नूडल्स बनाए हैं। मनीषी और कार्तिक आप दोनों भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। सिया बेटा चलो खाना खाने, मैं खाना लगा रही हूँ। क्या नेहा सबको खाना खाने के लिए बार बार बुला रही हो? और बनाया भी क्या है? नूडल्स। इस टाइम पे नूडल्स कौन खाता है? ऐसा लगता है कि घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है जो ये नूडल्स बनाया है। हमारा ठीक है, हम तो खा भी लेंगे, लेकिन माँ जी और पापा जी वो दोनों भी ये नूडल्स खाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, पापा जी आज सत्संग में गए हुए हैं। पापा जी तो मंदिर में ही खाना खाने वाले हैं, और माँ जी वो तो अपने फेवरेट कुकर में खुद के लिए बढ़िया सा कुछ बनाने वाली है। उन्हें नूडल्स पसंद नहीं है क्योंकि नूडल्स कुकर में नहीं बनते, और माँ जी तो बस कुकर में बना हुआ ही खाना खाती है ना। गायत्री दूर से बहू की सारी बात सुन रही थी और नूडल्स की स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी कि उसके मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन वो तो कुकर में ही खाना बनना चाहिए, इस बात पर अड़ के बैठी थी। कोई खाए या ना खाए, लेकिन भाभी आपने बनाए हुए नूडल्स की स्मेल मेरे रूम तक आ रही है। मैं हो गया हूँ फ्रेश, आप मेरे लिए प्लेट लगा दो। आज तो पेट भर के नूडल्स खाऊंगा। वैसे भी पुराने कुकर में आधा अधूरा पका हुआ खाना खाकर मैं तो भाई तंग आ गया हूँ। चल सिया तू भी आजा मुझे कंपनी देने। भाभी जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। मम्मा आपने तो नूडल्स बहुत अच्छे बनाए हैं, यम्मी यम्मी। पसंद आए बेटा? आपको और दूँ? सिया बेटा बड़ी तारीफ हो रही है आपकी मम्मी की। लगता है नूडल्स सच में बहुत बढ़िया बने हैं। सब खा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी खा लेता हूँ। नेहा मुझे भी एक प्लेट दे दो। तुम और मिताली भी आ जाओ ना, साथ में ही खा लो। आज इस कुकर से छुटकारा मिल रहा है तो आराम से खा लो, कल फिर वही पुराना कुकर और आधी पकी हुई सब्जियाँ। हाँ भाभी पेट भर कर खा लेते। नूडल्स के स्मेल से ना मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। बड़ी जोरों की भूख लगी है, मैं तो बैठ रही हूँ खाने, आप भी आ जाइए। हाँ मिताली तुम शुरू करो, मैं अब भी आई, एक बार माँ जी से पूछ लेती हूँ। गायत्री हॉल में बैठी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान डाइनिंग टेबल की तरफ था। वो भी नूडल्स खाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था नेहा से कैसे कहूँ। माँ जी आप भी नूडल्स खा लीजिए ना, बहुत बढ़िया बना है। आपको समझ में आ जाएगा कि बिना कुकर का भी खाना अच्छा बनता है। अब अकेले के लिए कहाँ आप खाना बनाएंगी, चलिए ना थोड़े से नूडल्स खा लीजिए ना। तेरे बढ़िया नूडल्स रख तेरे पास, मुझे नहीं खाना। अगर तुझे मेरी बात नहीं सुननी तो मैं भी तेरा नहीं सुनूंगी, फिर चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना बैठना पड़े, लेकिन खाना खाऊंगी तो कुकर में पका हुआ। जा जा तुझे तेरा पति बुला रहा है। ठीक है माँ जी,
अगर आपका दिल नहीं है नूडल्स खाने का तो ना सही, लेकिन खाली पेट मत सो जाना, कम से कम दूध पी लेना। कैसी बेशर्म लड़की है ये। मैंने ना कहा तो फिर सब पूछा भी नहीं, चली गई अकेले अकेले खाने। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब क्या करूं। वैसे नूडल्स की स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है। सब खाना खा लेते हैं, बाद में कुछ नूडल्स बच जाते हैं तो नेहा उसे ढक के किचन में रख देती है। उसे पता था कि गायत्री से भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो सब के जाने के बाद नूडल्स खा ही लेगी। चलो अच्छा हुआ आज सब जल्दी जल्दी अपने कमरे में चले गए, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खा लेती हूँ। अरे वाह नूडल्स, हाय हाय क्या खुशबू है, लगता है बड़े अच्छे बने हैं। वैसे मानना पड़ेगा नेहा के हाथ में स्वाद तो है। आज तक मैंने सब कुछ कुकर में पका कर ही बनाया है। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ कुकर में ही खाना अच्छा बनता है, लेकिन नूडल्स बनाने में बहू ने कुकर का इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर भी इतने बढ़िया कैसे बन गए। खुद से ही बातें करते करते गायत्री सारे नूडल्स खा लेती है। दूसरे दिन गायत्री की सहेलियां खाने पर आने वाली थी, लेकिन दोनों बहू ने खाना बनाने के लिए मना किया था। इस वजह से अपनी सहेलियों के लिए गायत्री खुद खाना बना रही थी। पहले सब्जी काट लेती हूँ, फिर कुकर लगा देती हूँ, आटा भी तो गूंथना है। हाय राम कितने काम बचे हैं। देखो क्या ज़माना आ गया है, घर में दो दो बहुएं हैं, लेकिन फिर भी इस बुढ़िया को खुद खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं पहले कुकर लगा लेती हूँ, बाद में सब्जी काटती हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माँ जी दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप खाना पका रही हो और मैं बस यूं ही बैठी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूँ। जब तक हम घर वाले खाना खाते थे तब तक तो सब सही था, लेकिन आज बाहर के लोग खाने पर आने वाले हैं। अगर हम उन्हें ये आधी पकी हुई दाल खिलाएंगे तो वो जाकर बाहर के लोगों को बताएंगे, फिर तो हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग क्या सोचेंगे, घर में 3-3 औरतें हैं लेकिन फिर भी उन्हें खाना पकाना नहीं आता। तुझे मेरी मदद नहीं करनी तो मत कर, अकेले सब कुछ कर लूँगी, लेकिन ये फिजूल के उपदेश देना बंद कर और जाकर कुछ और काम हो तो कर ले। अभी भी मैं तेरी सास हूँ, तुझसे बड़ी हूँ, तुझसे कई गुना ज़्यादा समझदार हूँ। तेरी अकल तेरे पास रख, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की कोई ज़रूरत ना है। वैसे भी इस कुकर के साथ कई सालों से मैं रसोई पका रही हूँ, पर मुझे तो कभी भी एक दिन भी कुकर के साथ कोई तकलीफ नहीं हुई। पता नहीं तुम्हें क्यों ये कुकर पुराना बेकार लगता है। खुद तो मेरी माँ ने दिए हुए कुकर को कोसती हो, और अब तो मेरे बेटे भी इस कुकर के बारे में मुझे उपदेश देने लगे हैं। तुमने ही उन्हें भड़काया है ना। अब खरीदने जाओगी ना तो ऐसा मजबूत कुकर कहीं नहीं मिलेगा। गायत्री नेहा को कुकर कैसे अच्छा है ये समझा रही थी और अचानक से जोर की आवाज आती है और कुकर का ढक्कन छत से टकरा कर नीचे गिरता है। तभी नेहा गायत्री को जोर का धक्का लगाकर वहां से हटा देती है और गैस का बटन बंद कर देती है, लेकिन नेहा के हाथ पर कुकर की गर्म भाप आ जाती है। मिताली जल्दी से ठंडा पानी ला। हे राम, अब मैं क्या करूं, ये क्या हो गया। ए बहू तुम जल्दी इधर आओ, नल के नीचे हाथ पकड़ो। 1 मिनट रुको, मैं फ्रिज से बर्फ़ निकाल कर तुम्हें लगा देती हूँ। नहीं मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। कुकर फटने की आवाज़ से और नेहा का भाप आया हुआ हाथ देखकर गायत्री बड़ी ही घबरा जाती है। नेहा को आराम पड़ जाए इसलिए क्या करूं क्या नहीं ऐसा उसे होता है। वो मनीष और कार्तिक को भी घर बुला लेती है। बेटा कार्तिक, तुम और मनीष जल्दी से घर आ जाओ, नेहा बेटी का हाथ जल गया है। अरे कैसे, क्या अभी कुछ मत पूछो, बस घर आ जाओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। माँ जी आप थोड़ा शांत हो जाइए, डॉक्टर को फ़ोन करने जैसा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बर्फ़ लगाएंगे तो आराम पड़ जाएगा। अब ज़रा बैठ जाइए, पहले ये लीजिए पानी पीजिए। माँ जी आप घबराइए मत, मैं दीदी के हाथ पर बर्फ़ लगा रही हूँ ना, उन्हें थोड़ी ही देर में आराम पड़ जाएगा। आपको कुछ लगा तो नहीं ना? नेहा बहू की वजह से मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका हाथ मेरी वजह से कितना जल गया। बहू मैं डर गई थी तो मैंने कार्तिक और मनीष को घर बुला लिया है। अब मनीष मुझे खूब डांटेगा, गुस्सा करेगा। तुमने मुझे कितना समझाया कि कुकर पुराना हो गया है, फेंक दो उसे, वो फट जाएगा, लेकिन मैंने तुम दोनों की एक नहीं सुनी। आज ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दो बहू। कार्तिक और मनीष घर आते हैं। वो दोनों बड़े चिंतित होकर अपनी माँ से पूछते हैं, क्या हुआ माँ? कार्तिक बता रहा था आप बड़ी डर गई थी, क्या हुआ? और नेहा तुम्हारा हाथ जल कैसे गया? क्या हुआ मिताली भाभी को, उनका हाथ कैसे जल गया? कितना लगा है, डॉक्टर को कॉल किया कि नहीं? अरे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है देवर जी। मनीष जी आप दोनों घबराइए मत, वो बस कुकर फट गया था, इस वजह से हाथ पर थोड़ी सी भाप आ गई। क्या कुकर फट गया? माँ देख रही हो ना, आपकी उस पुराने कुकर की वजह से आज कितना बड़ा हादसा हो गया। भगवान की कृपा है कि किसी की जान पर नहीं आया, वरना कितना महंगा पड़ जाता। अगर इसे कुछ हो जाता तो
मुझे माफ कर दो मनीष बेटा। मेरी इस कुकर के साथ भावनाएं जुड़ी हुई थी और मेरी माँ ने कहा था कि मैं इस कुकर में कुछ भी बनाऊंगी तो बढ़िया ही बनेगा, और मैं भावनाओं में बह गई। ये कुकर पुराना हो गया है, ये बात मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे माफ़ कर दो मनीष और नेहा बेटा। मुझे समझ में आ गया है कि कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनके साथ हमारी कितनी ही भावनाएं क्यों ना जुड़ी हुई हो, लेकिन अगर वो ख़राब हो जाती है तो हमें नई खरीद लेनी चाहिए, नहीं तो वही चीज़ हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। और इस कुकर की वजह से आप लोगों को ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा था, लेकिन ये बात मैं समझने को तैयार नहीं थी। माँ जी, आप हमसे बड़ी हैं, हम कौन होते हैं आपको माफ़ करने वाले, लेकिन एक हादसे के बाद क्यों ना सही आपको ये बात समझ में आ गई, यही बहुत है। अब तो आप राज़ी है ना नया कुकर खरीदने के लिए? हाँ बेटा, आज ही मैं खुद मार्केट जाकर एक नया कुकर अपने हाथों से खरीद कर लाऊंगी। बस ये पुराना कुकर आप कोने में ही क्यों ना सही, लेकिन किचन में रहने देना। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इस कुकर के रूप में मेरी माँ के आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और सब गायत्री की बात मान जाते हैं।